Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep sir, your physics lecturer and we were on first book of BSc first year. हमने जिससे पहले लास्ट टॉपिक देखा था वो था प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। और ये जो मोशन था ये हमारा यूनिफॉर्म एक तरह का एसिलरेशन फील्ड में था, जो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एसिलरेशन जिस पर लग रहा था, यानी कि एक समान त्वरित क्षेत्र में हमने गति का अध्ययन किया था। अब इसी एक समान क्षेत्र के एक और टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है, वो है विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक समान रहे, यूनिफॉर्म रहे, उस केस में जो चार्ज पार्टिकल होता है उसका क्या मोशन रहेगा, लेट्स डिस्कस। तो हमारे टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कणों की गति यानी कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि जो चार्ज ले रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर अपने, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो, जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं या परीक्षण आवेश की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, जिसका आवेश क्या होता है, 1 कूलाम होता है। हालांकि यहाँ पे पूरी बुक में कहीं नहीं लिखा 1 कूलाम है, लेकिन आप ध्यान रखना कि जब भी एक टेस्ट चार्ज या परीक्षण चार्ज की बात करोगे तो आप उसका आवेश ये मान के चलोगे कि पॉजिटिव 1 है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस पर लग रहा है, M मास के, M द्रव्यमान के Q चार्ज के ऊपर। और ये चीज़ माइंड में रखना कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओके। तो होगा क्या, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है यानी कि एक समान है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें पता है कि अगर इस Q को E से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये किसके इक्वल आता है, F के। ये तो पता ही होगा आपको, 12th क्लास से पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसकी वैल्यू मिलती है हमें, कूलाम फोर्स की, कूलाम बल का मान मिलता है अगर आवेश को विद्युत क्षेत्र से गुना करा दें। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ma के, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन के। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ m f लिख सकता हूँ, क्योंकि बुक में f लिया, आप a ले सकते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे मैंने f लिया है, f को यहाँ पे समझना है, स्मॉल f यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। स्टिल इक्वल्स टू QE। यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, QE डिवाइडेड बाय m। अब इस एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड को थोड़ा ध्यान से देखो, Q फिक्स है, M भी फिक्स है और E हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, वो भी क्या फिक्स है। यानी कि पूरा का पूरा मान क्या फिक्स है। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वो फिक्स रहेगा, वो नियत रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम देख लो कि t के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट जो हमारा एक्सीलरेशन है वो फिक्स है, वो बदल नहीं रहा। उसकी वैल्यू क्या है, QE वेक्टर ओवर m है। अगर हमारा ये f जो फिक्स है यानी कि एक्सीलरेशन फिक्स है, तो इस केस में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होगी फिर, यानी कि वेग क्या होगा, और पोजीशन यानी कि x की वैल्यू क्या होगी या r वेक्टर क्या होगा। हमें बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें v वेक्टर निकालना है, एक r वेक्टर निकालना है। v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी यानी कि वेग निकालना है, और x वेक्टर यानी कि r वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश निकालना है उस पार्टिकल का जिसका चार्ज Q है और द्रव्यमान क्या है, m है। तो आपको पता ही है ये जो F होता है, पहले यहाँ पे देखो केस लेके चलेंगे, एक केस पहला लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि जो x वेक्टर है यानी कि जो, या मान लो कि जो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अपनी केस मान के चल रहे हैं कि जो v वेक्टर है ना वो पैरेलल किसके है, E वेक्टर की। यहाँ पे हम 2 केस डिस्कस करेंगे, एक तो पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का। तो पहला पैरेलल का केस देख लेते हैं, उस केस में क्या होगा। और हम एक बार मोशन एज्यूम कर रहे हैं x डायरेक्शन में,
एक बार सुविधा के लिए फॉर कन्वीनियंस हम x डायरेक्शन में ही इसको स्टडी करेंगे, यानी कि x की दिशा में ही अध्ययन करेंगे। तो हमें पता है कि f जो होता है यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर। आपको पता है x का जब 2 बार t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। और ये स्टिल किसके इक्वल है, q e डिवाइडेड बाय m। मैं एक बार यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ, ओके, परिणाम लेके चल रहा हूँ, वेक्टर मैंने हटा दिए हैं यहाँ पे। आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई बात नहीं है, लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, यानी कि आपको पता ही है v क्या होता है, v होता है dx ओवर dt, ठीक है ना। आपको पता ही है कि x डायरेक्शन में अगर हम अवकलन कर दें या डिफरेंशिएशन कर दें x का तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी यानी कि वेग मिलता है। तो इससे यहाँ तक आना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पे आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx ओवर dt। यहाँ पर कहीं पे भी t नहीं दिख रहा आपको, इट मीन्स q फिक्स है, e फिक्स है, m फिक्स है, ये तो बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका होएगा, 1 का होएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। तो ये बन जाएगा q e डिवाइडेड बाय m इंटू टी प्लस एक कांस्टेंट भी आता है c, आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने तो हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, यानी कि हमें यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी। तो हम ये सोचते हैं कि जब t 0 था, वैन t इक्वल्स टू 0, यानी कि स्टार्टिंग में क्या था, हम ये मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड थी वो v(o(x) है, यानी कि dx ओवर dt किसके इक्वल है, v(o(x) के। ये v(o(x) वैसे ही जैसे आपका यूनिफॉर्म इनिशियल स्पीड होती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होती है, कि प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं। पार्टिकल है उसका स्टार्टिंग में कोई ना कोई वेग तो होएगा, वो यहाँ पे हमने मान लिया कि v(o(x) है। तो अगर ये सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, इधर दिखाया तो आपको, ये तो सारा हो जाएगा कैंसिल, इसकी जगह आ जाएगा v(o(x). तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v(o(x) आ जाएगी। c की वैल्यू को वापस में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो आ जाएगा dx ओवर dt, जिसको हम क्या कहते हैं v, वो इक्वल आ जाएगा q e ओवर m इंटू टी प्लस v(o(x). ओके, यहाँ पे इसका ग्राफ दे सकते हो आप कि जो वेलोसिटी है, वेक्टर लगाना चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर हो गया, वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये भी वेक्टर हो गया। ओके, यानी कि जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कितना है, v(o(x) है। और यहाँ पे देखो ये t के प्रोपोर्शनल है, v जो है वो t के क्या समानुपाती है, जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v(o(x) है, बाकी t के रिस्पेक्ट क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या समान विद्युत क्षेत्र हो, तो उसमें जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होएगी। अब बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन किस तरह से चेंज होएगी, यानी कि इसका स्थिति सदिश या स्थिति किस तरह से बदलेगी वो देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोबारा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पर t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा t²/2, यानी इसको हम राइट कर सकते हैं QE डिवाइडेड बाई 2m इंटू टी स्क्वेयर। VOX का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके साथ तो t, इसके साथ कोफिशिएंट क्या 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन होएगा क्योंकि ये तो फिक्स है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, ये बन जाएगा VOX इंटू टी। एक कांस्टेंट और आएगा, मान लेते हैं C' है। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो लगा देते हैं when t इक्वल्स टू 0, यानी स्टार्टिंग में क्या था, हम ये मान लेते हैं x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x0 मान लेते हैं। स्टार्टिंग में इसकी पोजीशन क्या थी, x0 थी, तो इस बेस पे क्या होगा, ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि t की वैल्यू 0 है, ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू अपने क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x0 से, तो C' की वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 आ जाएगी। तो x0 जब रखेंगे वापस से तो वहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल्स टू QE डिवाइडेड बाई 2m टी स्क्वेयर प्लस VOX t प्लस x0। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रही है अपने को उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे t² दिख रहा होगा, ओके, और t² अगर आपको दिख रहा है तो इट मीन्स ये एक पैराबोला है, यानी कि परवलय है, क्योंकि x किस पे डिपेंड कर रहा है, t² पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इस तरीके से एक परवलय मिलेगा, पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे, जिसमें स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है इसकी, x0 है, और t² के अकॉर्डिंग ये ग्राफ अपना चेंज हो रहा है, यानी t की वैल्यू जब बढ़ेगी तो x का मान यानी कि पैराबोलिक फॉर्म में या परवलयाकार इसका रूप बदलेगा। तो ये था हमारे पास, जब कौन सा केस लिया था अपनों ने कि x जब पैरेलल है या v पैरेलल है e के, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या समांतर है या पैरेलल है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं, केस सेकंड, जब हम ये मान लेते हैं कि वेलोसिटी जो है या वेग है वो क्या है, ई वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो हम इस केस में ये मान लेते हैं कि ई वेक्टर जो है ना वो वाई डायरेक्शन में है, ओके, और पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल तो एक्स डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। उस केस में क्या होगा देख लेते हैं। अगर बात करें वापस से एफ की जो अपने निकाला था यहाँ से, इसमें देखो Q फिक्स है, E फिक्स है, M फिक्स है, तो एक्सीलरेशन जो है वो भी क्या होएगा, फिक्स होएगा, त्वरण क्या होएगा, फिक्स होएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं ई वाई की, तो ई की जगह ई वाई रखते हैं अपने, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है एफ, वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है सिर्फ उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी त्वरण जो बदलेगा ना, एक्सीलरेशन बदलेगा वो सिर्फ वाई डायरेक्शन बदलेगा, भले ही आपका पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, उसका जो इफेक्ट पड़ेगा एक्सीलरेशन पे वो वाई डायरेक्शन में पड़ेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि एफ एक्स और एफ जेड ये दोनों क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, यानी कि पार्टिकल, अगर ध्यान से समझो, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, वो चलता जाएगा एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान वेग से वो गति करेगा, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है वो किस पर पड़ रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो पार्टिकल जा तो ऐसे रहा है बट स्पीड उसकी इस तरह से बढ़ रही है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इधर की स्पीड तो कांस्टेंट है, फिक्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड इसकी बढ़ती जा रही है, और एक टाइम आएगा तो बहुत स्पीड से ऊपर चला जाएगा। तो इसका पाथ देखो कुछ ऐसा होएगा, इस डायरेक्शन में तो फिक्स स्पीड है बट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे कम स्पीड थी, आपको इसमें दिखाया तो मैं थोड़ा सा समझ कम आ रहा होगा, यहाँ दिखाया थे। देखो अगर मैं ये गैप लेता हूँ तो ये बहुत ही कम स्पीड है, ये गैप लेता हूँ तो ये ज़्यादा होगी, ओके। अगर मैं ये गैप लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, इतनी स्पीड होगी। तो स्पीड किस में चेंज हो रही है, वाई डायरेक्शन में।
तो ओके, तो एक्स डायरेक्शन में कोई स्पीड चेंज नहीं हो रही, जितना इंटरवल यहाँ है उतना इंटरवल यहाँ है, उतना इंटरवल यहाँ है। तो ये हमारा मोशन हो गया किसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी या वी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर। तो डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर का जब इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी, या आपने इसको लिख सकते हैं वी वाई, वेक्टर लगाना चाहो तो लगा लो, इक्वल्स टू आ जाएगा। इसका जब टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये तो आउट हो जाएंगे, कोफिशिएंट बन जाएंगे। ये जो इंटीग्रेशन होएगा वो 1 का होएगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी, एक कांस्टेंट हो जाएगा, मान लेते हैं सी है। ओके, अब सी को निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि टी इक्वल्स टू 0 पर, जब टाइम 0 था, तब ये मान लेते हैं पार्टिकल की जो स्पीड थी वो 0 थी, ठीक है ना। वाई डायरेक्शन में तो देखो कोई स्पीड थी नहीं उसकी, पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा था, वाई डायरेक्शन में उसकी कोई स्पीड नहीं थी। तो यहाँ पे वी वाई की वैल्यू क्या होएगी, 0 होएगी। तो इस बेस पे क्या होएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, वी वाई 0 हो गया, ये 0 हो गया, टी की वैल्यू 0 हो गई, ये भी 0 होएगा। सी की वैल्यू इसका मतलब क्या आ गई, इस बार 0 आ गई, पहले 0 नहीं आई थी, पहले वी ओ एक्स आई थी, इस बार सी की वैल्यू 0 आ गई। सी की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वी वाई वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो किसके रिस्पेक्ट चेंज हो रही है, टी के रिस्पेक्ट, यानी कि वी वाई प्रोपोर्शनल टी के। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ओके, अगर टी में और वी वाई में ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, हाँ ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी। उस वाले केस में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वी ओ एक्स थी इसलिए वो ओ से स्टार्ट नहीं हुआ था, बट ये ग्राफ हमारा ओ से स्टार्ट होएगा, मूल बिंदु से स्टार्ट होएगा, यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए इसका दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो यहाँ करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा, एक्चुअली में इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू q वेक्टर लगा लो कोई दिक्कत नहीं, e वेक्टर डिवाइडेड बाय m, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट तो कोई था ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन इंटीग्रेशन होता है एक कांस्टेंट तो आएगा, कोई अनदर c डैश मान लेते हैं इसको। अब इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, व्हेन t इक्वल्स टू 0। जब t की वैल्यू 0 है तो उस केस में y हम ये मान लेते हैं कि ओरिजिन पे ही था। तो उस केस में देखो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, c डैश की। c डैश की वैल्यू जब वापस इसमें रखेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वो आ जाएगा y वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय m 2m इंटू टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया y, यानी कि y की पोजीशन टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर आप इसका ग्राफ देखो तो ये ग्राफ में समझाता हूँ कैसा है, थोड़ा सा देखो y तो चेंज हो रहा है टी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, बट x की बात कर लेते हैं हाथों हाथ। जो x है वो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू
टाइम। वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, एक्स डायरेक्शन में वो फिक्स रहेगी, वो वी ओ एक्स है तो वी ओ एक्स ही रहेगी, वो नहीं बदलेगा। और टाइम यहाँ पे हो गया टी। अगर हम इस टी को उठा के इधर रख दें, इसके अंदर इस टी को वैल्यू को अपने यहाँ पुट कर दें तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। एवर मैं वेक्टर डालूँ ताकि इजी हो जाए थोड़ा, ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ से t की वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी ओ एक्स। अब यहाँ पे देखो q फिक्स है, e फिक्स है, 2 फिक्स है, m फिक्स है, वी ओ एक्स फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, x में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से राइट कर सकता हूँ कि y इक्वल है पूरे इस पूरे को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट लेते हैं इसको k, और एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट क्या है, पैराबोला है, परवलय है। इसका अगर ग्राफ देखोगे तो इस टाइप से आपको ग्राफ दिखाई देगा, ये रहा। x के रिस्पेक्ट y क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन दे रहा है, परवलयाकार ग्राफ दे रहा है। तो ये हमारे पास था जब हमारे पास पार्टिकल मोशन करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका क्या बिहेवियर रहता है, क्या वेलोसिटी रहती है। दोनों केस देख लिए हमने, परपेंडिकुलर हो तो क्या होएगा, पैरेलल हो तो क्या होएगा। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लेना और आप इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं